नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड हिंदी मेंस एग्जाम सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भवभूति। भवभूति की रचनाएं। कालिदास जैसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं संस्कृत में, भवभूति नाम के। तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, क्या क्या प्रमुख बातें हैं, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक के रूप में मैं कुछ एडिशनल चीजों को जोड़ना जरूरी हो जाता है, लेकिन चूंकि परीक्षा में आपके पास शब्द सीमा तय है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए 125 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, तो इसको आप काट छांट करके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूं ताकि मुख्य मुख्य बातों को, कथनों को आप अपने आंसर शीट में जोड़ सकें या फिर अपना नोट्स बना सकें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना खुद का नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए भवभूति की रचनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये भी बहुत ही महान विद्वान हुए हैं, तो कालिदास जैसे, भवभूति भी। थोड़ा उनका समय सीमा देख लेते हैं, कब किस काल में वे विद्यमान थे। भवभूति का जन्म समय 7वीं शताब्दी स्वीकार किया गया है। ये विदर्भ देश में स्थित पद्मपुर के निवासी थे। तो ऐसे जो लेक्चर्स होते हैं, इसमें समझाने के लिए बहुत कम बातें रहती हैं, तो सिर्फ आपको ध्यान से कहानी की तरह सुनना है, समझना है। तो भवभूति का जन्म समय क्या है? 7वीं शताब्दी स्वीकार किए गए। विदर्भ मतलब महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है, विदर्भ देश में स्थित पद्मपुर के निवासी थे। ये इंपॉर्टेंट है, पद्मपुर के निवासी थे। इनका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था। इनका नाम पहले क्या लिखा गया था? श्रीकंठ। पर इनके एक श्लोक है, इनका एक श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसमें इन्होंने कहा, सांबा पुचात भवभूति पवित्र मूर्ति। इस श्लोक के आधार पर इनका नाम भवभूति प्रसिद्ध हो गया। तो एक श्लोक जो बहुत ही इनका प्रसिद्ध हो गया, उसके आधार पर इनका नाम क्या हो गया? भवभूति नाम प्रसिद्ध हो गया। अब कल्हड़ जो इतिहासकार हैं, कश्मीर का इतिहास लिखा है इन्होंने राजतरंगिणी के नाम से। कल्हड़ नाम के जो विद्वान हुए हैं इन्होंने अपनी राजतरंगिणी में लिखा है कि भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मा के आश्रय में रहते थे। इनके आश्रयदाता थे कन्नौज के राजा यशोवर्मा। तो कल्हड़ बहुत ही प्रसिद्ध, यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास है राजतरंगिणी। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि ये कन्नौज के राजा यशोवर्मा के आश्रय में रहते थे। तो इनके जीवन के बारे में आपने समझ लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये छोटे मोटे साहित्यकार नहीं है। ये संस्कृत के महान नाटककारों में भवभूति का गौरव कालिदास के समकक्ष माना जाता है। मतलब संस्कृत के जो नाटककार जितने भी हुए होंगे हिंदुस्तान में, इनमें कालिदास, जिनको हम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिनको हम इंडियन शेक्सपियर कहते हैं, तो कालिदास का जो गौरव है, मतलब कालिदास का जो महत्व है नाटककारों में, लगभग उतना ही महत्व किनका है? भवभूति का भी है। मतलब ये इनके कितने महत्वपूर्ण है यह बताने के लिए इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आपके उत्तर में देखिए, इन सब बातों को लिखकर लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इनका महत्व बता रहा हूँ। जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो 200 शब्दों के अंतर्गत आ जाए, उन्हीं को आपको कवर करना है। ये सारी चीजें एडिशनल है। जैसे भवभूति के व्यक्तित्व की व्याप्ति मम्मट 1100 ईस्वी, धनंजय 1000 ईस्वी, सोमदेव 1000 ईस्वी, राजशेखर 900 ईस्वी तथा वामन 800 ईस्वी जैसे काव्य शास्त्रियों, कथाकारों एवं काव्यकारों की कृतियों में सर्वत्र विद्यमान है। मतलब किसी न किसी रूप में इन्होंने भवभूति का उल्लेख अपनी रचनाओं में इन महान काव्य शास्त्रियों ने किया है। तो इनकी महत्व की बातें हो गई, कितने महत्वपूर्ण है ये। और यहां से आपका मेन कंटेंट चालू होता है। ये थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में बता देना है, थोड़ा सा उनके बायोग्राफी के बारे में बता देना है कि वे कहाँ के निवासी थे, कब जन्म हुआ, कौन उनके आश्रयदाता राजा थे, और ये फिर यहाँ से आपका उत्तर चालू हो जाएगा। तो भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है बेसिकली, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम की रचना की है। और उत्तर रामचरितम का जो महत्व है सर्वाधिक है। सबसे महत्वपूर्ण नाटक इनका उत्तर रामचरित है। ये इनके नाटकों की खास बात है। भवभूति के नाटकों में खलनायक मतलब विलेन, खलनायिका ये भी विलेन है, और विदूषक, विदूषक मतलब जो हंसी मजाक करने वाले जोकर जैसे पात्र होते हैं, इन्हें विदूषक कहा जाता है। इनका विदूषक इनके में नहीं पाया जाता। ये इनकी खास बात है नाटकों की। इन सब चीजों का तो उल्लेख करना ही चाहिए आपको। इसके बाद जो भवभूति के जो तीनों नाटक हैं, उज्जैन के काल प्रियनाथ के महोत्सव पर अभिनीत हुए थे। तो हो सकता है उज्जैन में कोई महोत्सव होता रहा होगा, जैसे हमारा भी राज्योत्सव वगैरह होता है, जब राज्य स्थापना दिवस पर कुछ महोत्सव होता है, वैसे ही कालीनाथ महोत्सव, काल प्रियनाथ महोत्सव हुआ होगा उज्जैन में, उसमें इनका अभिनीत हुआ है, मंचन हुआ है इसका, इस नाटक को खेला गया है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। भवभूतिकृत मालती माधवम श्रृंगार रस प्रधान नाटक है।
महावीर चरितम वीर रस प्रधान नाटक है और उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। उत्तर रामचरितम इसका महत्व बहुत ज्यादा है और यह करुण रस प्रधान नाटक है। अब ये देखिए, भवभूति के करुण रस के विषय में कारुण्यम भूभूतिरेव तनुते, अर्थात करुण रस में भवभूति की समानता करने वाला और कोई नाटककार है ही नहीं कहा गया है। मतलब सबसे ज्यादा लोकप्रियता इनको किसमें मिली? करुण रस के चित्रण में इनको सर्वाधिक महत्व, इनको करुण रस के चित्रण में इनको सर्वाधिक सफलता मिली है, ऐसा मानना है विद्वानों का। महावीर चरितम में राम विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक की कथा का चित्रण किया गया है। महावीर चरितम में भगवान राम के विवाह से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा का चित्रण किया गया है। महावीर चरितम में भवभूति ने राम को आदर्श पुरुष दिखाने के लिए उनके जीवन की त्रासदी को भिन्न रूपों में चित्रित किया है। जैसे रावण द्वारा, मतलब उनके जीवन में जो भी ट्रेजेडी आई उसको उन्होंने अलग तरीके से चित्रित किया है। जैसे रावण द्वारा परशुराम को उकसाकर राम से भिड़ा देना, परशुराम को उत्तेजित कर देता है रावण और राम से लड़ाई करवा देता है। शूर्पणखा द्वारा मंथरा का रूप धारण करके राम को वन भिजवाने में योग देना, मतलब शूर्पणखा मंथरा का रूप धारण कर लेती है इनके उत्तर रामचरित में। और रावण का सहायक बनकर बाली का राम से लड़ने आना, मतलब बाली भी भगवान राम से लड़ने आता है। तो इत्यादि एक काल्पनिक घटना है जो इस नाटक को रोचकता प्रदान करती है। इसके बाद ये मालती माधवम 10 अंकों का नाटक है। इसमें मालती तथा माधव के प्रेम और विवाह की कथा वर्णित है। 10 अंक है। और उत्तर जो रामचरित है, मतलब जितने इनके जो 3 नाटक है ना उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्राइब कर देना है आपको, किन किन बातों को इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है, ताकि मूल्यांकनकर्ता को पता चले कि बहुत अच्छे ढंग से आपने तैयारी की है और आप भवभूति के संबंध में लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। ठीक है, तो उत्तर रामचरित भवभूति का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी गणना संस्कृत के शीर्ष नाटकों में की जाती है। मतलब संस्कृत के जितने टॉप क्लास के नाटक होंगे उसमें भवभूति का उत्तर रामचरित भी शामिल है। ठीक है, उत्तर रामचरित में राम कथा के जिस कोमल पक्ष को लेकर भवभूति ने नाट्य रचना की है वैसा इस परंपरा में लिखे गए दूसरे ग्रंथों में आज तक नहीं मिलता। उत्तर रामचरित में मतलब जो कोमल, जो बहुत सेंटिमेंटल, जो भावुक क्षण है, जो मार्मिक क्षण है, इनको लेकर इन्होंने नाटक की रचना की है। और इस प्रकार जितने भी नाटक लिखे गए होंगे भारतवर्ष में, तो इसकी समानता उससे आज तक नहीं की जा सकती। मतलब इतना हाई फाई है, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने लिखा है। उत्तर रामचरितम में राम और सीता के पवित्र तथा कोमल प्रेम का यथार्थ चित्रण हुआ है। तो इसमें कुछ समझाने की बातें हैं नहीं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तर रामचरितम 7 अंकों में आबद्ध करुण रस प्रधान नाटक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी तक जितनी भी बातें मैं इसके बारे में बताया, उत्तर रामचरितम 7 अंकों में यह बना है। इसमें 7 अंक हैं और यह करुण रस प्रधान नाटक है। इसका जो प्रमुख जो रस है ना, करुण रस, तो ये जो बात है, ये करुण रस प्रधान नाटक है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर। इसके बाद इसमें राम कथा का उत्तरार्ध वर्णित होने के कारण ही भवभूति ने इसे उत्तर रामचरित नाम से अलंकृत किया है। तो इसे उत्तर रामचरितम नाम क्यों दिया है? क्योंकि जो रामचरितमानस है, जो उत्तरार्ध है ना, उत्तर रामचरित, जो उत्तरार्ध मतलब सेकंड पार्ट है, ऑलमोस्ट जो आखिरी वाला हिस्सा है या फिर सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं, इसीलिए इसका नाम, इसका इसमें चित्रण किया गया है, इसलिए भवभूति ने इसे उत्तर रामचरितम नाम से अलंकृत किया है। उत्तर रामचरितम की शुरुआत कैसे होती है? उत्तर रामचरितम नाटक का प्रारंभ 12 पदा नांदी पाठ, मतलब हो सकता है कि 12 पंक्तियों में लिखा जाने वाला कुछ होगा नांदी पाठ। तो इसमें नांदी पाठ से इसकी शुरुआत होती है और अवसान, इसकी समाप्ति किससे होती है? भरत वाक्य से होता है। तो ये कुछ इसमें समझाने लायक नहीं, फटाफट आपको याद करके लिख देना है, लेकिन लिखना जरूरी है परीक्षा में। उत्तर रामचरितम के 7वें अंक में गर्भांक, गर्भ नाटक की योजना की गई है। नाटक के मध्य प्रसंग प्राप्त किसी अन्य नाटक की योजना को गर्भांक कहते हैं। मतलब जैसे कोई नाटक चल रहा है, अचानक उसमें कोई अन्य प्रसंग आ जाता है, उस प्रसंग को भी नाटकीय रूप में वहां पर डाल दिया जाता है, इसे कहा जाता है गर्भांक। जैसे मूवी में देखते होंगे, आपको फिल्म देख रहे हैं, बीच में अचानक आपको कोई दूसरा हिस्सा दिखा दिया जाता है पास्ट का, है ना, या फिर कोई दूसरे मामले से संबंधित कोई बात वहां पर दिखा दी जाती है। ठीक वैसे ही नाटकों में नाटक दिखाया जा रहा है, बीच में प्रसंगवश कोई और मैटर वहां पर आ जाता है,
उसको भी नाटक के भीतर नाटक के रूप में डाल देते हैं, तो इसको गर्भांक कहते हैं। जो नाटक का तीसरा अंक है, तृतीय अंक में सीता के प्रत्यक्षतः प्रकट न होने के से इस अंक को छायांक कहा जाता है। तीसरे अंक में सीता अनुपस्थित रही होंगी, प्रत्यक्ष रूप से स्टेज पर दिखाई नहीं दी होंगी, इसलिए इस अंक को छायांक कहा जाता है। पंचम अंक में वीर रस का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। इन सब बातों को लिखने से मतलब एग्जामिनर को आप बता रहे हैं, मूल्यांकनकर्ता को बता रहे हैं कि भाई मैं बहुत अच्छे से पढ़कर आया हूं, मुझे सारी बातें पता है इसके बारे में। उत्तर रामचरितम में अंकशः कथा वस्तु, काल और देश तीनों की एकता अर्थात संकलन त्रय का निर्वाह हुआ है। संकलन त्रय किसको बोलते हैं? जो कथा वस्तु है वो भी काल से मैच करे और देश से मैच करे, तीनों चीजें एक दूसरे से मैच करती हैं, तब इसको बोला जाता है संकलन त्रय। हार्मनी होनी चाहिए, जो इसका प्लॉट है, जो इसका समय है काल और देश, जिस देश से यह संबंधित है। तो उत्तर रामचरितम में ये नाटकों से संबंधित बात है, टेक्निकल बात है। ये जो संकलन त्रय है ना, ये टेक्निकल नाटकों से संबंधित है, इसका निर्वाह हुआ है। और भवभूति की नाट्य शैली की प्रशंसा में यह कहा गया है, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते कहा गया है, अर्थात उत्तर में राम के चरित्र में भवभूति प्रतिष्ठित है। इसका तात्पर्य है, जैसे आप राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं तो भगवान राम का जो चरित्र है वो एक साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित किए गए, और आलोचकों का ऐसा मानना है कि राम की शक्ति पूजा के माध्यम से निराला जी ने अपने जीवन के संघर्षों को वहां पर अभिव्यक्ति प्रदान किया है। तो ठीक है, जैसे भगवान राम के चरित्र के माध्यम से वास्तव में भवभूति ने अपने व्यक्तित्व को ही यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। तो इस तरह आप कह सकते हैं, उत्तर में राम के चरित्र में भवभूति प्रतिष्ठित है। भगवान राम तो भगवान राम है, उतनी ऊंचाई तक कोई पहुंचेगा नहीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में जो विशिष्टता है, तो ऐसा माना जाता है कि भवभूति के व्यक्तित्व में भी ऐसी कुछ विशिष्टताएं रही होंगी। भवभूति गौड़ी रीति के कवि हैं। कई रीतियां होती हैं, गौड़ी रीति, पंचाली रीति, वैदर्भी रीति, भारतीय काव्य शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, मैं उतना डिटेल में जाने वाला वहां पर नहीं हूं। तो भवभूति गौड़ी रीति के कवि हैं। मालती माधवम और महावीर चरितम में गौड़ी रीति आद्यंत दर्शनीय है। मालती माधवम में, महावीर चरित्र में शुरू से अंत तक उन्होंने गौड़ी रीति का बहुत ही सुंदर और सफल प्रयोग किया है। और उत्तर रामचरितम में गौड़ी रीति के साथ साथ यथा आवश्यक वैदर्भी रीति भी अपनाई गई है, लेकिन उत्तर रामचरित में गौड़ी रीति भी है और जरूरत पड़ने पर वैदर्भी रीति का प्रयोग उन्होंने किया है। अब मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप कोई उत्तर लिखते हैं तो कुछ आलोचकों के मतों का आपको वहां पर उल्लेख कर देना चाहिए, कुछ कोटेशन डाल देना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर कुछ संस्कृत में कोटेशन वहां पर डाले हुए हैं भवभूति से संबंधित। तो ऐसे ही डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, जो हिंदी के जाने माने भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, इनकी आप भाषा विज्ञान की किताबें भी पढ़ते होंगे, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। तो इनका क्या कहना है, भवभूति ने मानवीय पात्रों को मानवीय स्तर पर तथा दैवी पात्रों को दैवी स्तर पर रखा है। इसके विपरीत व्यवहार भवभूति को रुचिकर नहीं है। अतः राम सीता आदि भी मानवीय पात्र हैं और वे मानवीय गुण दोषों से युक्त हैं। अर्थात उनका कहना है कि भवभूति ने जो साधारण मनुष्य हैं उन्हें साधारण मनुष्यों के रूप में चित्रित किया है, और जो दैवी जो पात्र हैं, जो ईश्वरीय प्राप्त हैं, उन्हें उन्होंने ईश्वरीय पात्रों के रूप में, दैवी पात्रों के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि वे जैसा वास्तव में उनका चित्रित करना चाहिए था वैसा उन्होंने चित्रित किया है। इसलिए यहाँ पर भगवान राम और सीता मर्यादा पुरुषोत्तम राम जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी वे मानवीय पात्र हैं। और मानव में जो गुण और दोष होते हैं, एक साधारण मनुष्य में कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, वैसे ही भगवान राम और माता सीता में भी कुछ गुण और दोष का इन्होंने चित्रण किया है। भवभूति की यह खासियत है। बंगला भाषा के एक सुप्रसिद्ध नाटककार हुए हैं स्वर्गीय द्विजेंद्र लाल राय के शब्दों में, इन्होंने, इनका भी एक कमेंट देख लेते हैं, लास्ट कमेंट है। विश्वास की महिमा में, प्रेम की पवित्रता में, भाव की तरंग क्रीड़ा में, भाषा के गांधीर्य में और हृदय के महात्म्य में उत्तर रामचरितम श्रेष्ठ है। उत्तर रामचरितम की खासियत इन्होंने बता दी, तथा घटनाओं की विचित्रता में, कल्पना के कोमलत्व में, मानव चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण में, भाषा की सरलता और लालित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है। तो इन्होंने दोनों की यहाँ पर तुलना कर दिया है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या अच्छी बात है और भवभूति के उत्तर रामचरित में क्या खास बात है, इन दोनों का यहाँ पर उन्होंने तुलना करने का प्रयास किया है। लेकिन अंत में इन्होंने लिखा है, संस्कृत साहित्य में ये नाटक अद्वितीय है। तो ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे भवभूति की रचनाएं कौन कौन सी है, कौन कौन महत्वपूर्ण बातों को आपको लिखना है। 200 शब्दों का आप नोट्स बना लें इसको देखकर, और
यदि आज का मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं। और एक बात और बताया, तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइप का कंटेंट, ये मैं वेबसाइट पर डालूंगा, लेकिन आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 1-2 दिन। ठीक है, तो आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका आप नोट्स बना लें। बाद में मैं इसको अपनी वेबसाइट पर हिंदी शिखर या फिर हिंदी अदब में जरूर डालूंगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मेरा यह सीरीज चलता रहेगा। और मुझे निश्चित रूप से, मैं जो आपकी तैयारी को एक दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक छात्र इस परीक्षा में सफल हों। लेकिन यह हम दोनों के सहयोग से हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपकी यात्रा में मैं बना हुआ हूँ। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं, लाइक करें, हाइप करें, और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।